छात्र प्रसाद फाउंडेशन द्वारा जो नीट में चयनित बच्चे हैं 2025 में काउंसलिंग एवं आगे की प्रक्रिया हेतु एक गूगल मीट का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ श्री डॉक्टर नीरज जी वर्मा, जो वर्तमान में प्रोफेसर है पैथोलॉजी विभाग में और एकेडमिक हेड है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। सर का स्वागत रहेगा। मेरा आग्रह रहेगा सर से कि आप विस्तृत रूप से काउंसलिंग एवं उसकी आगे की आजकल तो सर देखो बहुत सारी एमबीबीएस की सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। एक जो जनरल रूल है इन सब में वो ये है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी 15% सीट्स वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से भरी जाती है और 85% सीट्स स्टेट की काउंसलिंग से भरी जाती है। ठीक है, जैसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज है 250 सीट है तो 38 सीटें ऑल इंडिया से भरी जाएगी, बाकी सीटें स्टेट से भरी जाएगी। इसी तरह से बाकी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए यही नियम लागू होता है। तो जो 15% सीट्स है उनके लिए काउंसलिंग कराता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि अपना डायरेक्टर जनरल हेल्थ सेंटर के अंडर वर्क करता है, डीजीएचएस के अंडर काम करता है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी वो अपनी 15% सीट्स की ऑल ओवर इंडिया सिंगल काउंसलिंग कराती है। उसके अलावा वो इन्वॉल्व करती है काउंसलिंग के अंदर सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को। एक छोटा सा डिफरेंस है डीम्ड और प्राइवेट में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो कि किसी एक्ट के तहत नहीं बनी हुई है ना, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत बनी हुई हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लीट काउंसलिंग ऑल इंडिया कराता है और जो स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग है वो स्टेट का काउंसलिंग बोर्ड कराता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि स्टेट की काउंसलिंग जो है वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होती है और स्टेट का, गवर्नमेंट का या डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन का जो नॉमिनेटेड बोर्ड होता है वो स्टेट की काउंसलिंग कराता है। तो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अपनी ऑटोनोमस काउंसलिंग नहीं करा सकता ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में कहीं पर भी आप किसी भी स्टेट में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई भी कॉलेज, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं करा सकती। 100% एडमिशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक के, चाहे स्ट्रे वैकेंसी के 2 राउंड हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक के 100% एडमिशन्स या 100% अलॉटमेंट्स जो हैं वो स्टेट के काउंसलिंग बोर्ड के द्वारा ही होते हैं और सेंट्रल के मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू ही होता है। नो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी कॉलेज कैन कंडक्ट देयर ओन काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, कॉलेज वाले कहते हैं हम कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं। अब अपन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अपन खाली स्टेट की काउंसलिंग की बात करें, है ना। तो 85% सीट्स की अपन काउंसलिंग करते हैं ऑल ओवर राजस्थान में। बहुत सारे 28 के आसपास अपने सोसाइटी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कुल मिलाकर के 3 तरह की सीट्स अपने पास अराइज होती हैं राजस्थान के अंदर। एक सीट तो होती है जो कि गवर्नमेंट सीट्स कहलाती हैं, दूसरी सीट्स होती हैं जो कि मैनेजमेंट सीट्स कहलाती हैं, और तीसरी टाइप की सीट्स होती हैं जो कि एनआरआई सीट्स कहलाती हैं। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में राजस्थान में 6 गवर्नमेंट कॉलेज है। एसएमएस जयपुर में, अजमेर में जेएलएन, उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के अंदर एसएनएमसी, बीकानेर में एसपीएमसी एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। ये 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बाकी आपके भीलवाड़ा, पाली, चूरू, बाड़मेर, डूंगरपुर, ये सारे जितने भी हैं ये सोसाइटी कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जयपुर के अंदर या 6 कॉलेज के अंदर आप 3 कॉलेज हैं गवर्नमेंट में। एक उदयपुर है, एक कोटा है और एक अजमेर है।
इन 3 कॉलेजेस में 15% सीटें एनआरआई है, बाकी सारी सीटें गवर्नमेंट की फ्री सीट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट फीस की सीट है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। 6 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके अंदर उदयपुर, कोटा और अजमेर, इन 3 कॉलेजेस में 15% सीट्स एनआरआई हैं, बाकी सारी सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सीट्स हैं। गवर्नमेंट सीट से मतलब जिनकी फीस 50-60 हज़ार की जो ट्यूशन फीस है गवर्नमेंट की, वो उनकी ट्यूशन फीस है। जो सोसाइटी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जैसे भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, ये जितने भी सोसाइटी कॉलेजेस हैं ये गवर्नमेंट के सोसाइटी एक्ट के तहत बने हुए हैं, और इन कॉलेजेस में 3 तरह की सीट्स हैं। एक तो गवर्नमेंट सीट्स हैं जिनकी फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बराबर है, एक मैनेजमेंट सीट्स हैं जिनकी फीस कुछ 9.5 लाख के आसपास रहेगी इस साल। लास्ट ईयर 9,11,000 थी, इस बार 5% का इंक्रीज होगा, तो जो भी 9.35 के आसपास जो फीस बनेगी वो इनकी रहेगी। तीसरी सीट्स हैं इनकी एनआरआई सीट्स। ठीक है, तो इनमें 3 तरह की सीट्स हैं। जैसे कहीं पर 100 सीट्स हैं तो 15 सीट तो चली गई ऑल इंडिया में सोसाइटी कॉलेज की, 15 सीट चली गई आपकी एनआरआई के अंदर, 30 सीट हो गई कम। जो 70 सीट बची उसमें से आधी गवर्नमेंट सीट है और आधी मैनेजमेंट सीट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी कॉलेजेस के सीट्स का। 2 क्लियर हो गए, एक तो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, एक सोसाइटी कॉलेजेस हो गए। तीसरे टाइप के कॉलेजेस है अपने प्राइवेट कॉलेजेस। अब प्राइवेट कॉलेज में जो सीट का नोमेनक्लेचर है वो 2 तरह का है। एक तो है इनके अंदर आपकी गवर्नमेंट सीट्स, दूसरी है मैनेजमेंट सीट्स। गवर्नमेंट सीट से यहाँ पर तात्पर्य ये नहीं है कि इनकी 50,000 फीस है। इनकी जो फीस है वो मिनिमम 19.5 लाख से स्टार्ट होती है, ये अभी टाइमली डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जो लास्ट ईयर की मिनिमम फीस थी वो 19.5 लाख थी, उस सीट को गवर्नमेंट सीट कहते हैं। उसके बाद जैसे 100 सीट है उसमें जो 15 सीट रहेगी वो कहलाएगी मैनेजमेंट सीट। बाकी 85% इनकी गवर्नमेंट का नोमेनक्लेचर है, लेकिन फीस वो नहीं है ना। तो 85% के ऊपर भी इनकी हाई फीस रहती है और बाकी 15% के ऊपर और ज़्यादा हाई फीस होती है जो कि इनकी मैनेजमेंट सीट होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 27-26 लाख के आसपास होती है। तो अपने 3 तरह के कॉलेजेस हैं स्टेट में। वन इज़ द गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें 3 कॉलेजेस के अंदर तो एनआरआई सीट्स भी हैं, बाकी 3 कॉलेजेस में एनआरआई सीट नहीं है। देन सोसाइटी कॉलेजेस, एंड थर्ड इज योर प्राइवेट कॉलेजेस। उसके अलावा है अपने डेंटल कॉलेजेस। एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है और बाकी सारे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं। जोधपुर में एक अपकमिंग है, लेकिन अभी तक उसकी परमिशन रिलीज नहीं हुई शायद। तो ये तो हुई अपनी गवर्नमेंट की कॉलेजेस की बात और उनके सीट कैटेगरी की बात। फीस का आपको क्लियर हो ही गया इसके अंदर। अब अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस की गवर्नमेंट फीस की सीट्स बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है 2000 के आसपास, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 2000 गवर्नमेंट फीस सीट्स अपने पास राजस्थान में है। मैनेजमेंट सीट्स जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो अप्रॉक्सीमेटली 700 है, और एनआरआई सीट्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 385-390 के आसपास एनआरआई सीट्स हैं। तो ये अपना है टोटल सीट मैट्रिक्स। बाकी सीट्स अपने पास हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। टोटल जो राजस्थान के अंदर सीट्स लास्ट ईयर थी वो शायद 5,200 के आसपास सीट्स थी, 5,250 या 5,200 सीट्स राजस्थान में एमबीबीएस की है, और 1,350 के आसपास राजस्थान के अंदर बीडीएस की सीट्स हैं। ठीक है, अब इन सारी सीट्स पे जो अलॉटमेंट है वो है सेंट्रलाइज्ड अलॉटमेंट। सेंट्रलाइज्ड अलॉटमेंट जो करता है वो करता है अपना स्टेट का काउंसलिंग बोर्ड, विच इज़ नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये
एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट से नॉमिनेट होती है, और ये टोटल 100% सीट्स की फॉर MBBS, BDS, all types of seats, government, management as well as NRI, and all rounds of counseling. कोई भी सीट किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के लेवल पर, किसी भी लेवल पे, काउंसलिंग से एक दिन पहले भी एक सीट भी बची है, वो भी बोर्ड ही अलॉट करेगा। लास्ट डे तक कोई अलॉटमेंट इंडिविजुअल कॉलेज नहीं करेगा इनका अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब जो राजस्थान का एप्लीकेशन प्रोसीजर है जिसकी अपन बात करें, तो व्हेनेवर द बोर्ड इज फॉर्म्ड, बोर्ड अपनी सबसे पहले विज्ञप्ति देगा न्यूज़पेपर में। उसमें बोर्ड अपना पूरा राउंड 1 का शेड्यूल रिलीज करेगा, किस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब कब रजिस्ट्रेशन होंगे, कब कब चॉइस फिलिंग होगी, और कब कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इनिशियली राउंड 1 का डिक्लेयर होगा, फिर सब्सिक्वेंटली आपको वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जो राजस्थान की वेबसाइट है वो इनिशियली पब्लिश होगी न्यूज़पेपर में, और मेनली आती है दैनिक भास्कर एंड पत्रिका में, जो अपने लीडिंग न्यूज़पेपर है स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जब भी काउंसलिंग इनिशिएट होगी राजस्थान के लिए, आप न्यूज़पेपर देखते रहिए, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन इन राजस्थान पत्रिका एंड भास्कर। सबसे पहला जो स्टेप होता है और जो मैंडेटरी होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में कैसे प्रोसीड करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए? जब रिजल्ट का डाटा काउंसलिंग बोर्ड के पास आ जाता है तो वो पूरा डाटा वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है सर्वर में। आप जब उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट 1 के लिए लॉगिन करते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका क्रेडेंशियल, कौन सा क्रेडेंशियल जो कि आपने NTA में फिल करा था। आपका रोल नंबर पूछ लेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, या रोल नंबर के साथ मदर्स फादर्स नेम, 2 क्रेडेंशियल से आपका लॉगिन होगा। उसके बाद आपको एक नया लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको पूरे प्रोसेस में इंडिविजुअली सेव करके रखना है, नॉट टू बी शेयर्ड विद एनीवन। तो जो इनिशियल लॉगिंग होगा आपका सिस्टम में, वो इनिशियल लॉगिंग होगा जो NTA के क्रेडेंशियल्स थे आपके, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मदर फादर नेम, या और भी कोई क्रेडेंशियल जो बोर्ड उचित समझेगा। फिर आपको पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन आईडी नया जनरेट होगा, उसका पासवर्ड मिलेगा, आपको री लॉगिन करना होगा, और उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के यूजुअली 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जिसमें कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, और फिर होता है पार्ट 2 जिसमें कि आपकी डिटेल्ड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। 10-12 के मार्क्स फिल करने होते हैं, कास्ट, कैटेगरी, एवरीथिंग। सो पार्ट 1 फिल करने के बाद क्या होता है कि आपको एक टोकन जनरेट होता है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होती है। उसके बाद सिस्टम आपका जाता है पार्ट 2 पे, और उसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। पार्टिसिपेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी तभी होगी जब आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बाय मिस्टेक आप ये सोचते हैं कि मैंने पार्ट 1 भर दिया जिसमें नाम, फादर्स नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी कास्ट, 4-5 चीज़ कैच करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं फीस भी जमा करा दी मैंने, 4000 रुपये जमा हो गए, अब मेरा काम पूरा हो गया। आपका काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमें बेसिक डाटा मिलता है फॉर्म एप्लीकेशन पार्ट 2 से। तो जब तक आपका एप्लीकेशन पार्ट 2 कंप्लीट नहीं होगा आप चॉइस फिलिंग पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन है उसके अंदर आपको एप्लीकेशन पार्ट 1, एप्लीकेशन पार्ट 2 एंड द रिक्वायर्ड काउंसलिंग फीस आपको जमा करानी होगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद में आता है आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग जब आपकी स्टार्ट होगी उस समय आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाएगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी अमाउंट ऑल इंडिया में भी रहता है, स्टेट में भी रहता है। ऑल इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का सिक्योरिटी अमाउंट होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो 2 लाख का रखते हैं। स्टेट का जो सिक्योरिटी अमाउंट है
वो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 50,000 का, सोसाइटी कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट के लिए 50,000 का। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्लस सोसाइटी कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट के लिए 50,000 का सिक्योरिटी अमाउंट है। सोसाइटी कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट के लिए 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट है, और प्राइवेट और एनआरआई के लिए 5 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है बेटा, तो 3 तरह के अपने सिक्योरिटी अमाउंट है इसके अंदर, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द सीट टाइप एंड द कॉलेज यू आर प्रेफरिंग। अगर आप 50,000 जमा कराएंगे तो आपको सिर्फ चॉइस दिखेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, सोसाइटी कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट, आपको मैनेजमेंट सीट नहीं दिखेगी, एनआरआई सीट नहीं दिखेगी। जब आप 2 लाख जमा कराएंगे तो आपको मैनेजमेंट सीट नजर आएगी, और जब आप 5 लाख जमा कराएंगे तो आपको एनआरआई और प्राइवेट कॉलेजेस की सारी सीट नजर आएगी। ठीक है, तो डिपेंड्स आपको चॉइस क्या क्या दिखेगी, इट डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटी अमाउंट यू आर डिपॉजिटिंग। जब आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा तो आपके सिक्योरिटी अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको चॉइस दिखेगी, और आपको चॉइस सेलेक्ट करनी होगी। आप n नंबर ऑफ चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो आपने 5 लाख जमा करा दिए, अब आपके 5 लाख जमा कराने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज की भी आप चूज कर सकते हो गवर्नमेंट सीट, आप सोसाइटी कॉलेज की मैनेजमेंट सीट भी चूज कर सकते हो, आप एनआरआई भी चूज कर सकते हो, और आप प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स भी चूज कर सकते हो। 5 लाख जमा कराने के बाद इट इज ओपन टू ऑल। 2 लाख जमा करा देंगे तो आपको गवर्नमेंट की और सोसाइटी की सारी सीट्स नजर आ जाएगी। ठीक है, तो और चॉइस भरने में आप n नंबर ऑफ चॉइसेस भर सकते हो, नो लिमिट, 10, 20, 30, 50 जो कॉम्बिनेशन बन रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप उतनी सीट्स भर सकते हो, उतनी चॉइस आप फिल कर सकते हो। चॉइस फिलिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद द प्रोसेस इज ऑफ अलॉटमेंट, एंड जो अलॉटमेंट होता है वो आपकी मेरिट कम चॉइस कम रिजर्वेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज अलॉटमेंट होता है, सॉफ्टवेयर से अलॉटमेंट होता है, किसी के हाथ में नहीं होता, इट इज कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट। द सिस्टम वर्क्स ऑन मेरिट, कम चॉइस, कम रिजर्वेशन, तीनों को कंबाइन करके अलॉटमेंट होता है। जो मेरिट आपकी है उस पर चॉइस जो अवेलेबल है वो आपको मिलती है। सपोज करो आपकी मेरिट काफ़ी पीछे है, ठीक है, आप जस्ट क्वालिफाइंग के ऊपर है, अब आप ये सोचते हैं कि यार, या आप कहीं मिडिल में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा डायलेमा है कि मुझे गवर्नमेंट सीट तो मिलेगी नहीं, आपकी 2021 के आसपास रैंक आती है, आप सोचते हैं यार गवर्नमेंट सीट तो आएगी नहीं इसके ऊपर, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज भरी हूँ क्यों, मैनेजमेंट सीट ही भरता हूँ, पहले मैनेजमेंट सीट भरता हूँ, हो सकता है मुझे मैंने पहली मैनेजमेंट भर दी तो मुझे पहली मैनेजमेंट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गवर्नमेंट सीट्स भरी है उसके बाद मैनेजमेंट सीट्स भरी है, प्रेफरेबली यही रहता है, करना भी ऐसे ही चाहिए। सिस्टम क्या करेगा, आपको उठाएगा आपकी मेरिट पे, आपको ड्रॉप करेगा, ठीक है, आप गवर्नमेंट सीट पे ड्रॉप होते जाएंगे, गवर्नमेंट सीट पे आप कहीं वैकेंसी होगी नहीं तो आप रुकेंगे नहीं, फिर आप आएंगे मैनेजमेंट सीट पे, और मैनेजमेंट सीट में आपकी चॉइस के हिसाब से जहाँ मैनेजमेंट सीट अवेलेबल होगी वहाँ आप ऑटोमेटिकली आकर के फिक्स हो जाएंगे। तो ये सोचना है कि मैं पहले मैनेजमेंट भर दूंगा तो हो सकता है मुझे मैनेजमेंट मिल जाए, वैसा नहीं होगा। ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है बच्चों का। बच्चे सोचते हैं पहले मैं महात्मा गांधी भर दूं तो मेरे को पहले मिल जाएगी, नहीं, महात्मा गांधी आपको आपकी मेरिट के हिसाब से मिलेगी और आपकी चॉइस के हिसाब से मिलेगी। आपने अगर चॉइस में पहले दूसरी भर रखी है, फर्स्ट चॉइस आपने गीतांजलि भर दी, सेकंड महात्मा गांधी भरी है, तो आपको पहले गीतांजलि ही मिलेगी, वहां आकर के रुक जाओगे चाहे महात्मा गांधी की सीट खाली पड़ी है उस लेवल पे, बट यू विल गेट गीतांजलि फर्स्ट। तो जो आप चॉइस भरोगे सीरियल नंबर से वही आपको अवेलेबल होंगी। सिस्टम ये चेक नहीं करेगा कि महात्मा गांधी खाली है तो इसको पहले महात्मा गांधी दे दो, ये जयपुर का रहने वाला है, सब नहीं, सिस्टम आपकी चॉइस उठाएगा, जो चॉइस जहां अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगी। n नंबर ऑफ चॉइसेस आप भरिए। एसएमएस से शुरू हुई है गवर्नमेंट सीट से, अगर आप 2200, 2300, 2500 मेरिट भी है तो गो फॉर फिलिंग फ्रॉम एसएमएस, उसमें आपका कुछ नहीं लगता है। एसएमएस भरो, अजमेर भरो, उदयपुर भरो, जोधपुर भरो, कोटा भरो, झालावाड़ भरो, आरयूएचएस भरो, फिर आओ आप सोसाइटी कॉलेजेस पे, उनकी गवर्नमेंट पहले भरो, फिर मैनेजमेंट भरो। बाय लक अगर बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए,
या बच्चे कहीं और मूव कर गए राउंड 2 के अंदर, तो देयर आर चांसेस दैट यू गेट गवर्नमेंट सीट। तो सिस्टम भरने का यही रहता है कि आप पहले गवर्नमेंट भरिए, उसके बाद प्राइवेट भरिए, मैनेजमेंट भरिए, फिर आप प्राइवेट की तरफ मूव कीजिए। मिलेगी वही जो आपके मेरिट पे वैकेंसी होगी, प्लस जो रिजर्वेशन पे होगी। अगर जनरल सीट्स भर चुकी हैं आपके लेवल तक और रिजर्व सीट्स खाली हैं, SC ST की सीट खाली, तो SC ST वाले को मिलेगी वो चाहे आपके नीचे की मेरिट का हो कितने, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरिट कम चॉइस कम रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ अलॉटमेंट। उसी बेस पे प्राइवेट की सीट्स भी अलॉट होंगी आपको, जहां आप जिस लेवल पे चॉइस भर दोगे उसकी आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। टाइप्स ऑफ कॉलेजेस एग्जिस्टिंग इन राजस्थान, types of seats existing in Rajasthan. The basic thing, there is single counseling board which will allot all types of seats of all colleges, government, society as well as private. No allotment can be made at any level by any college. किसी भी लेवल पे कोई भी कॉलेज कोई अलॉटमेंट नहीं कर सकता, ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में कोई अलॉटमेंट होता है। It is a single allotment by a centralized counseling committee. ठीक है, अब कुछ और पूछना है तो बताओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़े विस्तार से आपने जो चयन प्रक्रिया, काउंसलिंग, कॉलेज का चयन, उसकी सीट्स के बारे में विस्तार से बताया। अब जो जुड़े हुए प्रतिभागी है, जो नीट चयनित है, वो यदि उनके दिमाग में कोई प्रश्न है तो एक एक करके डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। हाँ, अभय सिंह जी पूछिए। बताइए जी। ऑडिबल? हाँ बोलो सर, बोलो, आ रही आवाज। फर्स्टली गुड इवनिंग और थैंक यू सर इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ बताओ सर, मेरे दिमाग में दो डाउट्स है कि सर फर्स्ट है कि मोस्टली हमें बताया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर पे फोकस करना है कॉलेज चूज करते टाइम। तो सर हम कितने पुराने कॉलेज को पुराना कंसिडर कर सकते हैं और कितने पुराने कॉलेज को नया कंसिडर कर सकते हैं? वो एक लाइन कहाँ पे आती है? नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं होती बेटा कि कितना पुराना कॉलेज है। एक जनरल आइडिया ये होता है कि पुराना कॉलेज होगा, स्टैब्लिश्ड होगा, NMC से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, और उसमें फैकल्टी डेफिशिएंसी नहीं होगी, उसका क्लिनिकल मटेरियल अच्छा होगा। होता क्या है कि NMC किसी भी मेडिकल कॉलेज को 5 साल तक परमिशन देता है। जिस साल कॉलेज स्टार्ट होता है, जैसे 2000 में कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो एवरी ईयर 2001 में NMC इंस्पेक्शन करती है, 2002 में करती है, 3 में करती है, 4 में करती है, 5 में करती है, ठीक है। तो उसकी 5 साल के अंदर ग्रेड वाइज उसकी डेफिशिएंसीज कंप्लीट होती जाती है। जब डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है तो वो कहलाता है रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, और 5 साल तक वो कॉलेज चलता है परमिटेड कॉलेज के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि उसमें LOP इशू हो रखी थी। 5 साल बाद जो एग्जाम के टाइम पे इंस्पेक्शन होता है, एक फाइनल इंस्पेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ एग्जिट एग्जाम ऑफ द फर्स्ट बैच विच इज कंडक्टेड आफ्टर 4.5 years, अप्रोक्सीमेटली 5 years। तो जो 5 साल के बाद में NMC का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद रिलीज होता है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन, और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज NMC की तरफ से सारे मापदंड पूरे करता है, ठीक है। तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये देख लीजिए कि रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, उसके बाद में एवरी 5 years रिकॉग्निशन का री इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। तो कोई कॉलेज अगर 10 साल से चल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज। सेकंड, जब उसका लेटर ऑफ रिकॉग्निशन रिलीज होता है या सेकंड रिकॉग्निशन के लिए इंस्पेक्शन होता है और उसमें वो क्लियर हो जाता है, दैट मीन्स दैट कॉलेज हैज़ बीन वर्किंग परफेक्टली फॉर 10 years। सो एक आर्बिट्री आप ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ 10 साल अगर कोई चल गया तो दैट मीन्स दैट कॉलेज इज़ अ गुड कॉलेज। हाँ, एक 5 साल वाले जो फर्स्ट 5 years का फेज होता है, वो ये नहीं कहता कि ये कॉलेज सही नहीं होगा, बस वो यही है कि इट इज़ अ ग्रोइंग वन, है ना, और इट इज़ अ ग्रोन वन। एक ग्रो कर रहा है, ग्रो हो चुका है।
तो 5 साल बाद उसका रिकॉग्निशन हो गया, दैट मीन्स वो सारे मापदंड पूरे कर रहा था, अब वो एक स्टैब्लिश्ड कॉलेज की कैटेगरी में आता है। स्टैब्लिश्ड 5 साल के अंदर भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक जो डिमार्केशन है वो है रिकॉग्निशन का, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि कितने साल का आप देखो, आप ऑल इंडिया में जाते हो तो एक क्राइटेरिया जनरली एडवाइजेबल होता है कि भाई पहले आप वो कॉलेज चूज करो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, फिर आप वो को चूज कर लो जो कि परमिटेड हो गवर्नमेंट कॉलेज। ये क्योंकि हैजल्स तो आते ही रहते हैं 5 साल में, वो क्लियर एक बार हो जाते हैं तो वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा कोई और किसी का प्रश्न हो? हाँ प्रहलाद सिंह जी बताएं। जय सिंह शक्ति। सर थैंक यू, आपने अच्छी जानकारी दी। सर मैं एक डाउट है मेरा, एक एम्स के अंदर भी सीट होती है एम्स के लिए? हाँ हाँ, तो एम्स में और अपनी जो मेडिकल कॉलेज हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस रहेगा आगे? जैसे बच्चा पीजी करता है या उसको तो कुछ चॉइस करते हैं कि भाई हम एम्स लें तो वहाँ कुछ कोटा उसका रिजर्व होता है पीजी के लिए, या इसमें नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या सिस्टम? सर देखो, एम्स जो है ना, एम्स, पीजीआई, जिपमेर, है ना, ये आईएनआई की कैटेगरी में आता है। आईएनआई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होते हैं सर, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय एनएमसी, है ना। तो इनकी एक अलग कैटेगरी है आईएनआईज की। अब एम्स भी आज की तारीख में काफ़ी सारे ओपन हो चुके हैं। एम्स इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट, काउंसलिंग इसी से होती है, सेंट्रलाइज जो एमसीसी करता है वो एम्स के भी ऑप्शन आपको देता है। जो इंक्लूजन की बात कर रहे हो आप पीजी के अंदर, जैसे आपने सपोज करो एम्स दिल्ली से कराए, ठीक है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। जब पीजी का होता है तो आईएनआईज अपनी काउंसलिंग खुद करता है, दे आर ऑटोनोमस, वो अपनी काउंसलिंग खुद करते हैं पीजी की। स्टेट्स अपनी काउंसलिंग खुद करते हैं पीजी की। पीजी में 50% जो टोटल पीजी सीट्स होती हैं किसी भी कॉलेज की, वो ऑल इंडिया करता है और 50% स्टेट करता है। आईएनआई अपनी खुद की काउंसलिंग खुद का रिजल्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब वो खुद की काउंसलिंग करेंगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनके बच्चे उसमें ऊपर आ जाएंगे। लेकिन सपोज करो आप जोधपुर एम्स से एमबीबीएस करते हो, तो आप राजस्थान में, चूंकि जोधपुर एम्स सिचुएटेड है, तो आप राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग पीजी की पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप दिल्ली एम्स से करते हो तो आप राजस्थान की पीजी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट आप जोधपुर एम्स से करते हो तो आप राजस्थान की पीजी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। बस एक इतना सा डिफरेंस है। बाकी एम्स नो डाउट इज प्रीमियर इंस्टीट्यूट। सर जैसे मान लो कि मुझे एम्स मिल गया, हाँ, और एक साइड में मुझे राजस्थान में अपना एसएमएस भी मिल रहा है, तो मुझे कौन सा चॉइस करना चाहिए? सर देखो, लेबल तो बड़ा एम्स का रहता है। आपको अगर एम्स दिल्ली मिल रहा है, एम्स जोधपुर मिल रहा है, तो लेबल एम्स का बड़ा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। सर आपको सर इंडिविजुअली तो ये कहूंगा कि आप एम्स चूज करो। सर जैसे मुझे अपना दिल्ली और जोधपुर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे पटना और बठिंडा ये एम्स मिल जाएंगे। इंडिया रैंक 1311 है। सर अब इसमें क्या है कि ये आपके खुद के डिसीजन की चीज है कि आपको पटना मिल जाएगा या बठिंडा मिल जाएगा। अब आप एम्स पटना मिलता है तो आप बिहार की स्टेट काउंसलिंग में पीजी में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। आपको एम्स जोधपुर मिलता है तो आप राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। एम्स पटना में रहते हुए आप राजस्थान की पीजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब वो चॉइस आपकी रहती है, उसमें किसी तरह से अपन गाइड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आप खाली इसलिए एम्स का लेवल छोड़ दो कि आपको राजस्थान में पीजी चाहिए। ये नहीं सर, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे एम्स और एसएमएस में दोनों में से चॉइस कौन सा करना चाहिए? अगर मुझे मिल रहा हो तो। मुझे एम्स मिल रहा है सर, मैं ये तो कह रहा हूँ दोनों चीज बराबर लेवल की है। अब वो तो आपका विवेक ही रहेगा, इसमें अपन गाइड नहीं कर सकते सर। बस जो बेसिक डिफरेंस है वो बता दिया कि अगर आप एसएमएस लेते हो, एमबीबीएस सबकी बराबर होती है सर। एमबीबीएस में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। एमबीबीएस में क्लिनिकल एक्सपोजर सब जगह बराबर है, क्यूरिकुलम सब जगह सही चलता है, बराबर चलता है। एम्स में थोड़ा स्टडी लेवल, चूंकि ऑटोनोमस है, नॉन प्रैक्टिसिंग इंस्टीट्यूट है,
फैकल्टी 100% टाइम डिवोट करती है, एसएमएस में भी फैकल्टी पूरा टाइम डिवोट करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक जो लेवल बना हुआ है ठीक है, एम्स का थोड़ा सा ऊपर होता है। अब वो चॉइस आप पे रहती है कि आप बेटे को चाहते हो कि पीजी राजस्थान से करे तो आप यहाँ रख लो एसएमएस में, वो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा एसएमएस में। ऐसी कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है। नो डाउट एम्स पटना या एम्स का कहीं का भी जो लेवल रहेगा या जो टीचिंग रहेगी, एक ऑटोनोमस एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो रहता है। हाँ, और कोई यदि प्रश्न पूछना चाहे? ऋषिराज सिंह जी। सर ये सेकंड राउंड थर्ड राउंड इनके लिए सर ये अप्लाई कैसे करते हैं, सिस्टम क्या रहता है इनका? देखो बेटा, सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है। राउंड 1 की एप्लीकेशन ऑनलाइन है, राउंड 2 की एप्लीकेशन ऑनलाइन है, राउंड 3 की एप्लीकेशन ऑनलाइन है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी एप्लीकेशन ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई एप्लीकेशन नहीं रहेगी। राउंड 1 में अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आप लास्ट राउंड तक कंटिन्यू कर सकते हो। आप सेकेंड राउंड में अप्लाई करते हो तो आप स्टे वैकेंसी राउंड तक कंटिन्यू कर सकते हो। राउंड 3 में आप अप्लाई करते हो तो आप लास्ट तक कंटिन्यू कर सकते हो। डिफरेंस इतना है कि राउंड 1 जो है वो फ्री एग्जिट है, सभी जगह फ्री एग्जिट है। सपोज करो आपको राउंड 1 में भीलवाड़ा मिला, आपकी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं है, आप नहीं करेंगे तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 में आपको भीलवाड़ा मिलता है, आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम आपको सिस्टम से डिलीट कर देते हैं। अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते राउंड 3 में। राउंड 3 में आपको ज्वाइन करना मस्ट होता है, अदरवाइज आपका राउंड 2 और राउंड 3 में आप ज्वाइन नहीं करते हैं या रिजाइन करते हैं तो आपका सिक्योरिटी फोरफीचर हो जाता है। जो आपके 5 लाख 2 लाख 50,000 आप देंगे वो फोरफिट हो जाएंगे और आपका पार्टिसिपेशन कैंसिल हो जाएगा। ये एप्लीकेशन सब में ऑनलाइन। और किसी का प्रश्न हो तो हैंड राइज कर लें। समापन करें मीटिंग का? बिल्कुल सर, और कोई क्वेश्चन हो तो बता दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ी विस्तार से बताया और टाइम देने के लिए। आपको भी धन्यवाद सर। वेलकम। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू।